हाँ साथियों, गुड इवनिंग सभी को। चलो, लास्ट हमने जो कुछ बातें की थी, जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, और फिर अपन जो हमारा चल रहा था टॉपिक उस पर आते हैं। हमने एक पढ़ा था भाकर। भाकर क्या है? भाकर क्या है साथियों? कहाँ है भाकर? पूर्वी सिरोही की, पूरा बोलो ना, पूर्वी सिरोही की कटी कटी पहाड़ियां क्या कहलाती है? भाकर कहलाती है। ओ मेरे भैया, भाकर चले गए हम लोग, है ना। हाँ, अगला हम बात कर रहे हैं आपसे। एक हमने पढ़ा था ढूंढाड़। क्या पढ़ा था? कहाँ आता है? जयपुर और दौसा का जो क्षेत्र आपका है वो कहलाता है आपका ढूंढाड़। ब्रज क्षेत्र भरतपुर और आपका धौलपुर क्षेत्र। फिर हमने एक बात और यहाँ पर पढ़ी थी कि हम पढ़कर आए थे आपका एक भूमिगत जल पट्टी। क्या नाम है उसका? लाठी सीरीज। कहां से कहां तक फैली है? पोकरण से मोहनगढ़ तक। और घास कौन सी उग रही है यहाँ पे? थार का गढ़ा, चांदन नलकूप। किस जिले में आता है यह? जैसलमेर जिले के अंदर आपका आता है। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेरड़ी। उसका तमिल में नाम? पेमल या बन्ना बन्नी? पेमल। पर बन्ना बन्नी कर रहे हो कहाँ है? वो कन्नड़ में। कहाँ पे नाम है? कन्नड़ में नाम है। वैज्ञानिक नाम इसका? प्रोसिपिस सिनेरेरिया। राज्य गीत केसरिया बालम। राज्य गीत कौन सा अपना है? केसरिया बालम। पहली बार किसने गाया? मांगी भाई ने गाया। राज्य नृत्य आपका जो नृत्य है वो कौन सा है? घूमर है। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा अपना? घराना कौन सा है? जयपुर घराना है। कौन सा घराना है अपना? जयपुर घराना है। तो कुछ साथी तो जवाब दे रहे हैं, कुछ अपने आराम से नहीं, मैंने सही नहीं कहा, वो आराम से सुन रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप सही हो अपनी जगह पे, उसमें कोई गलती वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसमें आप जो है भाग लिया करें, ताकि क्या होगा इससे कि रिवाइज आपका हो रहा है कि हमें कितना याद है, नहीं याद, हम घर जाके उसको देखेंगे। जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा था, मैंने जब पूछा कि सब तमिल में क्या नाम है केरडी का, तो कुछ ने बोला बन्ना बन्नी। तो अब उसके दिमाग में क्या आ जाएगा, मैंने गलत बोला, वापस को देखना पड़ेगा। ठीक है, और वो गलती कभी नहीं करेगा उस क्वेश्चन में, कम से कम। तो ये तो होता है बेनिफिट रीजन का। चलिए, हम जो बात कर रहे थे आपके थार मरुस्थल की बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि मरुस्थल का जो है चट्टानी आधार पर वर्गीकरण। किस आधार पे? चट्टानी आधार पर मरुस्थल। चट्टानी आधार पर मरुस्थल। आप ये देखिए साथियों कि हमने कल एक बात की थी कि सब चट्टानी आधार पर मरुस्थल में हमने पहला प्रकार जो पढ़ा था वह पढ़ा था हमने हम्माद या हम्मादा। हम्माद या हम्मादा ये मरुस्थल है। क्या है यह? तो हम्माद या हम्मादा मरुस्थल। और ये जो आपका मरुस्थल है हम्माद या हम्मादा, ये कैसा होता है? तो हम ये जानते हैं कि साहब ये जो मरुस्थल होता है यह चट्टानी कैसा होता है? चट्टानी व पथरीला। चट्टानी व पथरीला होता है। और जब यहाँ पे चट्टान और पत्थर ज्यादा है, यहाँ रेत का अभाव है, इस वजह से यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं बनते। कल हमने बात की थी कि राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिनके बीच में बालू का स्तूप नहीं बन रहा है। तो हम देख कर आए थे फलोदी आपका है, पोखरण आपका है, और बालोतरा का क्षेत्र आपका है। फिर हमने देखा था कितना प्रतिशत भाग ऐसा है जो बालू का स्तूप मुक्त है। कितना है? 41.50 आपका जो है एरिया, वो क्या है? बालू का स्तूप मुक्त है, यानी वो हम्माद का इलाका है। अब बात ये हमारे समझ में आ चुकी है साहब कि हम्माद या हम्मादा क्या है, तो हम कहेंगे कि सब ये चट्टानी व पथरीला मरुस्थल। एक सिंपल सी बात आ जाएगी कि हम्माद क्या है, और वहां ऑप्शन दे रखे होंगे आपको, उसमें एक लाइन दे रखी होगी, क्या दे रखी होगी? चट्टानी व पथरीला मरुस्थल। तो लिखे साथियों हम्माद, लिख दिया था क्या? चट्टानी व पथरीला मरुस्थल कंप्लीट है यहां तक, और इसका जो एरिया था ओपन लिख चुके हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं यहां से आगे। हम्माद के बाद में नंबर 2 आता है इर्ग, या इसे हम इग मरुस्थल कहते हैं। हालांकि राइट तो इर्ग ही होता है, इग या इर्ग मरुस्थल। अब जो ये मरुस्थल आपका है यह कैसा है? तो ये आपका जो मरुस्थल है, इस जो हम बात करके आए थे अभी,
हम्माद की उसकी उसकी तुलना में उल्टा है। उल्टा मीन्स वहां पत्थर थे, यहाँ क्या है, रेत है। क्या है यह? तो हम ये कह सकते हैं संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? संपूर्ण रेतीला मरुस्थल, यानी रेत की यहाँ पे भरमार है, अधिकता है। और जब आपके किसी मरुस्थल में रेत की अधिकता होगी तो वहां बालू का स्तूप बनेंगे नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, और ऊंचे बनेंगे और बड़े बनेंगे, है ना। बड़े बड़े जो टीले आपके हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो ये ध्यान रखना कि ये जो बालू का स्तूप आपका है, सॉरी आपका ये जो आपका मरुस्थल है कहां मिलेगा? ये हमको देखने को मिलेगा आपके पश्चिमी जैसलमेर में। कहां देखने को मिलेगा? तो सम वाला इलाका है ना, वहां पे। तो पश्चिमी जैसलमेर के अंदर आप जानते हैं कि सम जो है वो क्षेत्र आपका बालू का स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो वो आपका एक तरह से किसमें आ रहा है? वो एक तरह से आपका इर्ग मरुस्थल है। किसका मरुस्थल है वो? इर्ग प्रकार का आपका मरुस्थल है। लिखिए साथ इसमें इर्ग मरुस्थल, इर्ग मरुस्थल, और लिखें यह संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है। इर्ग मरुस्थल लिखिए साथियों, यह संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है। हाँ लिख लोगे? वेरी गुड, चलो। अरे हाँ, मैं मान गया, पीछे जो हमारे बैठे हुए हैं उनको नहीं दिख रहा है, तो आपके जो है सुविधा हो जाएगी, इस बार दिखाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तब तक ये बोर्ड दिख रहा है, बस तो बोर्ड देखना, बाकी कुछ दिखा नहीं है। अब देखो साथियों, इसको और लिख देंगे बाद में। अब यहाँ एक बात और समझो कि एक तो मरुस्थल का प्रकार आपका हो गया कौन सा? इर्ग या इर्ग। एक और मरुस्थल का प्रकार देख लेते हैं। जो ऑनलाइन साथी उनको आवाज आ रही है क्या? एक बार बता दें। अरे ऑनलाइन कह रहा हूँ दोस्तों, चलता रहता है, एक बार वो कंफर्म कर दो, ठीक रहेगा। ऑनलाइन जो जुड़े हुए साथी एक बार बताएं, आवाज आ रही है और दिख रहा है कोई स्क्रीन? ओके ठीक, डन। आपके कहने से उनके कहने से चलना पड़ेगा। चलो अब क्या कहते थे अपन यहाँ पे कि हमने एक पढ़ा था हम्माद, एक पढ़ा हमने इर्ग, और एक दोस्तों मरुस्थल का प्रकार है रेग। कैसा मरुस्थल? रेग मरुस्थल। जो रेग मरुस्थल आपका है, जब हम उसकी बात करते हैं तो ये आपका ध्यान रखिएगा कि ये जो मरुस्थल आपका है ये मिश्रित मरुस्थल है। कैसा है? मिश्रित मरुस्थल। मतलब क्या हुआ? मिश्रित मरुस्थल का मतलब ये हुआ कि ऐसा मरुस्थल जिसमें रेत और आपकी चट्टानें दोनों है, रेत प्लस चट्टान दोनों होगी, उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे हम बोलेंगे रेग मरुस्थल। क्या बोलेंगे? अब कल एक प्रश्न जो है साथी किसी ने पूछा था कि सर ये जो रेगिस्तान है, मरुस्थल है, वो अलग अलग एक ही है। तुमने कहा था थोड़ा रुक जाओ, कल अपने बात सुन आगे करेंगे, है ना। देखो दोस्तों, मरुस्थल जो है आपने बांटा था 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पर। जो नाम आया रेगिस्तान, वो रेगिस्तान इस रेत की आया। रेत से क्या बना? रेगिस्तान। और रेगिस्तान पूरा का पूरा वो इलाका होगा जहां रेत और चट्टानें ही मिलेगी आपको, इसके अलावा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जबकि मरुस्थल ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है, ये कल बताया था मैंने कि अगर ठंडा मरुस्थल हुआ तो वहां बर्फ देखने को मिल जाएगी आपको, लेकिन जो रेगिस्तान होगा उसमें केवल क्या मिलेगी आपको? रेत और चट्टानें। समझ में आ रही बात? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब जो आपका शब्द था रेगिस्तान, वो आपको समझ में आ चुका होगा। सब रेगिस्तान जो है इससे बना रेत से। फिर एक दोस्त और आया कि सर रेगिस्तान तो ठीक है, कब्रिस्तान वो कौन था? है एक भाई और आया, ये तो कोई प्रश्न हुआ नहीं आपका, है ये तो देखो, ये जो है कि वो मुझसे नहीं पूछा, उसने किसी और मित्र से पूछा कि सर से पूछ के आना कि रेगिस्तान ठीक है, कब्रिस्तान क्या होता है। तो अभी अपन जो है वो भूगोल की क्लास पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये चीजें आपकी नहीं आती है। वो कुछ भी पूछ सकते हो आप हो, आप लोग महान हो। चलो ये तो कोई मैं उसको बोला, मैं उसको लेके था, भाई कौन है ऐसा पूछने वाला। चलो आगे बढ़ते हैं यहां से दोस्तों। देखो इसमें आपका इर्ग मरुस्थल लिखे साथियों, ये संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है जो पश्चिमी जैसलमेर में देखने को मिलता है। जो पश्चिमी जैसलमेर में देखने को मिलता है, जो पश्चिमी जैसलमेर में देखने को मिलता है। कहां मिल रहा है दोस्तों? पश्चिमी जैसलमेर। और वहां ध्यान रखना, पर्टिकुलर जो क्षेत्र आपका है वो सम है। कौन सा इलाका है? तो सम क्षेत्र आपका है, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा, पश्चिमी जैसलमेर में देखने को मिलता है। कंप्लीट। नेक्स्ट अपना लिखेंगे अपन रेग मरुस्थल। रेग
रेग मरुस्थल, रेग मरुस्थल, यह मिश्रित मरुस्थल है, यह मिश्रित मरुस्थल है, यह मिश्रित मरुस्थल है जिसमें रेत व चट्टान दोनों मिलती है। यह मिश्रित मरुस्थल है जिसमें रेत व चट्टान दोनों मिलती है, रेत व चट्टान दोनों मिलती है। क्या मिल रही दोस्तों? रेत भी मिल रही है और चट्टान भी आपको मिल रही है, ठीक है। और ये जो पूरा राजस्थान का जो मरुस्थल का इलाका है वहां पे आपको ये मिल जाएगा देखने को, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई आपके मरुस्थल के प्रकार की। हमने पहले बांटा वर्षा के आधार पे, फिर हमने उसका पढ़ा आपका प्रादेशिक वर्गीकरण, और फिर हमने पढ़ा चट्टानी आधार पे वर्गीकरण। अब हम चलेंगे मरुस्थल में बनने वाली स्थलाकृतियों पे। कहां चलेंगे? मरुस्थल में बनने वाली स्थलाकृतियां, है ना। तो आप नेक्स्ट डाले हेडिंग, मरुस्थल में बनने वाली स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म्स जो है वो कौन कौन सी बनती है? बनने वाली स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां मीन्स स्थल पर बनने वाली आकृति, लैंडफॉर्म्स, स्थलाकृतियां। कौन कौन सी आकृतियां आपकी जो है मरुस्थल में बनेगी उसको हम देखेंगे पहले। पर बात यह आती है कि धरातल के ऊपर जो है, सतह के ऊपर जो है, ये स्थलाकृतियां बनती कैसे, तो इनके पीछे क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया हो रही है उसको हम देखेंगे। इससे बनती है वायु से। वेरी गुड। अब देखो साथियों, यहां पे कुछ क्रियाएं आपकी है। पहली क्रिया, एक होता है अपर्दन, इरोजन जिसे हम कहते हैं, तो इरोजन आपका है उससे बनती है। एक होता है निक्षेपण, डिपॉजिट, जमाव, उससे बनती है। अब जैसे एक भाई ने अभी कहा आपने कि साहब वायु से बनती, किससे बनती है? वायु से। तो एक वापस नया प्रश्न आ गया कि वायु शब्द का उपयोग आप कर रहे हो, और एक शब्द है आपका पवन। वायु और पवन दोनों ये एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। चलो, अलग वाले कौन कौन वो आ जाए साथी? बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। कैसे अलग है? हाँ, परीक्षण पवन की। अच्छा, और कोई? आप सबने कहा कि सब अलग अलग है, मैंने मान लिया, पर अलग अलग कैसे है ये बताओ। हाँ, आप लोग तो वो है शायद जो पहले बैठे हुए थे, है ना, पढ़ चुके एक बार, अभी बताया था। अच्छा, आया था, ठीक, वेरी गुड। चलिए, लगभग आप लोगों ने जो हाथ खड़े किए लगभग सभी ने किए थे, कुछ एक रह गए थे, तो जो रह गए थे उनके लिए बाकी जिनको आता अच्छी बात है। ध्यान रखना, हिंदी पढ़ोगे तो दोनों एक ही है, हिंदी में तो पर्यायवाची है, लेकिन जब आप यहाँ बात कर रहे हो ज्योग्राफी की तो ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है समझो। आप जब बात कर रहे हो यहाँ पे, एक आपका आ रहा है शब्द वायु, और एक आपका आ रहा है पवन। दोनों में जो डिफरेंस है वो केवल और केवल इनके डायरेक्शन का है, चलने की दिशा है उसका है। जो वायु होती है वो या तो चलेगी आपकी ऊपर की ओर या चलेगी नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर गति करती है। क्या करती है ये? ऊर्ध्वाधर गति करती है। ये ध्यान रखना कि अगर वायु गर्म है तो क्या होगा? ऊपर उठेगी हल्की होने के बाद, और अगर वायु ठंडी है तो भारी होने के कारण कहां बैठेगी? नीचे। तो ये जो ऊपर नीचे का जो काम है वो कौन कर रही है? केवल और केवल वायु कर रही है। कौन कर रही है? और जो पवन आपकी होती है वो हमेशा गति करती है क्षैतिज, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, और इसके पीछे जो काम होता है वो होता है आपके प्रेशर का। तो हाई प्रेशर से आपका जो है हमेशा कहां चल रही है? लो प्रेशर की ओर चलती है, और हमेशा गति करेगी क्षैतिज। कैसे करेगी? क्षैतिज। अब बात ये आ रही है कि सब मरुस्थल में निर्माण कौन कर रहा है? ये कर रही है या यह कर रही है? कौन कर रही है? पवन। पवन वाले कौन कौन जो कहते हैं मरुस्थल निर्माण कार्य कौन कर रही है? तो बारिश नहीं करती? अच्छा, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं कि आपके जो मरुस्थल है उसमें ये जो काम हो रहे हैं, ये काम कौन कर रहा है? चलो ऑप्शन ले लो। फर्स्ट वायु, सेकंड आपका पवन, थर्ड दोनों, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दोनों? दोनों क्यों? चलो, दोनों वाले कौन कौन, एक बार बता दो। कोई नहीं। ज्यादातर कौन से हैं? पवन वाले। आप एक तो क्या है कि घबराते हो। क्यों घबराते हो? राइट हो आप लोग, दोनों करते हैं, दोनों करते हैं। बात समझ आ रही है? अपर्दन का जो कार्य है वो दोनों कर रहे हैं, पवन भी कर रही है और
वायु भी कर रही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो नाम किसका आता है? केवल पवन का आता है। किसका आता है? पर आपने ये तो पढ़ लिया, सब दोनों अलग अलग है, लेकिन ये ध्यान और रखना, इसमें एक बात और मैं आपको ऐड कर दूं कि ये अलग अलग तो है गति के आधार पे, लेकिन ये जो वायु है ना, इसी वायु से कौन बना है? अगर आप वायु में से पवन में से अगर उसको हटा दो, वायु को हटा दो, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं है, खाली है। कैसे समझो तो बताएगा। आपने कहा स्टार्टिंग में अलग अलग है, मैंने कहा बिल्कुल अलग है, लेकिन केवल और केवल चलने की दिशा के आधार पर। बट अब मैं कह रहा हूं आपको वापस से कि ये जो आपकी है वायु राशि, उसी से क्या बनेगी? पवन बनेगी। अगर आपने इसको हटा दिया तो फिर किसी काम की आपकी नहीं है, क्योंकि है ही नहीं कुछ, इसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। कैसे? अच्छा, वेरी गुड, वो भी थोड़ा बहुत वैसे ही बता रहा है। इस बात को अपन जब पढ़ेंगे जलवायु, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कह रहा हूं। ठीक है, पर ध्यान रखना कि वायु और पवन चलने की दिशा के आधार पर अलग अलग है, और जो मरुस्थल है वहां पे हम करते हैं, कहते हैं सब पवन द्वारा निर्मित शिलाकृतियां हैं, लेकिन उसमें योगदान आपके वायु का भी है। अब समझे इस बात को, आगे चलते हैं। यहां से जो आपका यहाँ पे क्रिया आ रही है फर्स्ट, वो है अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है आपका एरोधन, यानी कि कटाव। क्या होता है? कटाव। कटाव। और दूसरा यहाँ पे आ रहा निक्षेपण, यानी जमाव, डिपोजिट। अब दोनों से ही स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। कैसे? एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि आप जो है अधिकारी बन गए, और अधिकारी बनने के बाद में आपका जो है 5 साल 10 साल बाद अच्छा पैसा होगा, आपने कमा लिया, और एक बड़ा घर बनाने की आपने सोची, और आपने क्या किया? एक बड़ा ट्रक भर के रेत मंगवाई। जब वो रेत खाली हुई, क्या होगा? एक क्या बन जाएगा? टापू बन जाएगा, सॉरी, आपका बन जाएगा आपका टीला। और अचानक से मान लो तेज बारिश आ गई, तो यहाँ टीला बनाया था आपने। अब बारिश का जो पानी है, उसे क्या हुआ कि वो जो रेत आपकी है, वो पानी साथ क्या हो रही है? बह रही है। तो आपने कहा खाली कर रही थी रेत को? इस कोने पे। लेकिन वो रेत जो आपका है, वो बहते हुए कहां गई? इस क्षेत्र में आ गई, या पूरे रास्ते में आ गई? हाँ या ना? आप ये देखो, जो पहले टीले का आकार था, उसमें परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो यानी उसमें क्या हो रहा है? उसमें हुआ कटाव। क्या हुआ? कटाव हुआ, यानी अपर्दन हुआ। दूसरा, इस क्षेत्र से लेके इस क्षेत्र तक रेत का क्या हो गया? जमाव हो गया। क्या हो गया? तो यहां पर भी एक नई आकृति आपकी बन गई, उसे हम क्या कहते हैं? निक्षेपण। क्या कहते हैं? तो दोनों से आपका काम हो रहा है, अपर्दन से भी आपका काम हो रहा है और निक्षेपण से भी आपका काम हो रहा है। ठीक है, अब ये बात आती है कि जो आकृति बनेगी अपर्दन से, हम उसे कहेंगे अपर्दनात्मक स्थलाकृति। अपर्दनात्मक स्थलाकृति। और जो आकृति बनेगी निक्षेपण से, उसे हम कहेंगे निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। अब बात यह आ रही है कि ये अपर्दन और निक्षेपण की बात जब हम कर रहे हैं, तो कर कौन रहा था? हाँ साथियों, वायु और पवन। अब ये देखना पड़ेगा कि इस अपर्दन और इस निक्षेपण के बीच में एक काम और हुआ। रेत खाली यहां की थी, और वो रेत आपकी यहां तक आ गई। कैसे आई? तो वो बीच में जो हुआ, उसे हम कहते हैं परिवहन। क्या कहते हैं? और ये परिवहन किसने किया था? यहां तो किया था आपकी बारिश ने, पानी ने किया था, लेकिन यहां कौन करता है? यहां करती है पवन। तो ध्यान रखना कि अपर्दन और निक्षेपण के बीच में एक प्रक्रिया और है, जिसका नाम है परिवहन। और आपका जो परिवहन का कार्य है, यह कार्य कौन करेगा मरुस्थल में? पवन। कौन करेगा? पवन आपका जो है कार्य करेगी। तो अपर्दन से भी बनती शिलाकृतियां और आपके निक्षेपण से भी शिलाकृतियां बनती है। दोनों के बीच में एक काम आपका क्या हो रहा है? परिवहन। ये भी आपका महत्वपूर्ण है। क्लियर? इसको आप उतारें एक बार, इसको उतारें। क्या हो गया? हाँ, ऐसे उतारना इसको, ऐसा वैसे ही।
कंप्लीट है? जल्दी करो। चलिए अब यहां पे एक आप समझे साथियों, जैसे मान लीजिए कि मरुस्थल के अंदर यह कोई पर्वत है। क्या है यह? एक पर्वत है या ऊंची आपकी जो है चट्टान है। पर्वत भी हो सकता है या कोई ऊंची आपकी जो है चट्टान भी हो सकती है। वैसे तो क्या होता है, पर्वतीय आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या हुआ कि साहब ये जो आपका पर्वतीय भाग है, इस पर्वतीय भाग पर वायु क्या कर रही है या पवन क्या कर रही है? आपका अपर्दन कर रही है। क्या कर रही है? अपर्दन कर रही है। अब आप इस बात को समझे कि क्या अकेली वायु या अकेली पवन जो है वो अपर्दन कर पाएगी? क्या कर पाएगी? वो नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। अगर ऐसा होता तो हम लोग भी कहां बैठे हैं? पंखे के सामने बैठे, तो हमारा भी क्या होता? अपर्दन होता। क्या कभी ऐसा होता है? क्या नहीं होता। तो क्या हो रहा है समझिए, जब आपका ये जो पवनें चल रही है, इस पवन के चलते समय इसके साथ में आपके जो है कुछ रेत के कण, चट्टानों के कण भी उड़ेंगे। जितनी स्पीड से आपकी चलेगी उतनी स्पीड से क्या होंगे? वो टकराएंगे। क्या होंगे? टकराएंगे। किससे टकराएंगे? इससे। आपका जो ये साथियों पर्वत है उससे, है ना। अब क्या होगा, क्योंकि देखो पवन अकेले कुछ नहीं कर पा रही है, जब इसके साथ में जो ये आपके कण उड़ रहे हैं ये आपके जाके टकरा रहे हैं और लंबे समय तक, कई सालों तक ये जब जाके टकराते रहेंगे बार 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 एक ही जगह पे, तो क्या होगा? इस पर्वत के ऊपर की जो कोमल और मुलायम परत है वो हट जाएगी। क्या हो जाएगी? हट जाएगी। और अंदर की कठोर जो परत है वो बाहर निकल आएगी। अब क्या होगा कि जो कठोर परत है वो तो कठोर है साहब, लेकिन क्या हो रहा है? ये अपना काम कर रहे हैं। उस कठोर परत पर भी जब ये लंबे समय तक जा जाके टकराएगी तो वो टूटेगा नहीं, लेकिन घिस जाएगा। बार बार टकराने से क्या होगा? वो घिस जाएगा। और इस पर्वत का जो आकार है, जो भी आप देख रहे हो कैसा दिख रहा है? तिकोना। ये तिकोना में ये हो जाएगा गोलाकार या अंडाकार। क्यों? क्योंकि इसके जो ऊपर का जो भाग था वो तो हट गया, और जब ऊपर का भाग हटेगा तो जो शीर्ष है, जिसकी जो टोपी आती है वो हट जाएगी यहां से, और जो आपका जो बीच का भाग है वो निकल के बाहर आएगा। और वो जो भाग आपका निकल के बाहर आपके सामने आ रहा है वो कैसा आएगा? वो आएगा, उसका शेप कैसा होगा? अंडाकार। कैसा होगा? अंडाकार या आपका गोलाकार में से कह सकते हैं। कैसा कह सकते हैं साथियों? अंडाकार या गोलाकार की आकृति में आपका ये देखने को आपको मिलेगा। कैसा दिखेगा साथियों? आपका अंडाकार या गोलाकार। अब देखो साथियों, पर्वत कैसा था? तिकोना था, लेकिन क्या हुआ? अपर्दन के कारण इसका आकार कैसा हो गया? इसका आकार हो गया आपका अंडाकार या गोलाकार। और ये जो आपका अंडाकार या गोलाकार जो आपका साथियों पर्वत बना, इससे हम कहते हैं इंसेलबर्ग। क्या कहते हैं इसको अपन? इसे हम कहते हैं इंसेलबर्ग। याद आ रहा है? कुछ आया था कहीं पे? कहां आया था इंसेलबर्ग? 56 की पहाड़ियां। कहां आया था? 56 की पहाड़ियां। इसे हम कहते हैं इंसेलबर्ग। तो ये जो इंसेलबर्ग है, ये जो इंसेलबर्ग शब्द आपका है, ये जर्मन भाषा का है। इसका है? ये जर्मन भाषा का है। इसे हम हिंदी में कहेंगे द्वीपाभगिरी। 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 गिरी मतलब क्या होता है? पर्वत। और द्वीप मतलब? द्वीप मतलब द्वीप। बिल्कुल ठीक। द्वीप की परिभाषा क्या है भाई? जल से गिरा हुआ स्थलखंड क्या कहलाता है? द्वीप कहलाता है। गिरी मतलब पर्वत है। अब ये जो पर्वत आपका है ये चारों तरफ गिरा हुआ है मरुस्थल से। कैसा गिरा हुआ है? मरुस्थल से गिरा हुआ है। ये मरुस्थल में एक द्वीप के समान दिखाई पड़ता है। ये मरुस्थल में क्या करता है? एक द्वीप के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको? द्वीपाभगिरी। क्या बोल रहे हैं इसको? और जो गोलाकार अंडाकार का शेप है, इस वजह से क्या बोल रहे हैं इसको? अपन बोल रहे हैं इंसेलबर्ग। क्या बोल रहे हैं? अब आप ये दिमाग बताओ कि इंसेलबर्ग का उदाहरण पहले पढ़ चुके हैं। कहां पढ़ चुके हैं? 56 की पहाड़ियां। और 56 की पहाड़ियां कैसी है? गोलाकार। कैसी है? गोलाकार या अंडाकार शेप में वो पहाड़ियां हैं। क्लियर है आपका सभी का? अब एक और बात समझो कि जब आपने भी ये पढ़ा था कि सब इस इलाके में ये पर्वतीय भाग है और यहाँ पे पवने आएगी, तो जब पवने यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पवने मानसून वाली भी आएगी। यहाँ पवने जब आपकी आ रही है तो जो मानसूनी पवने हैं वो भी तो आएगी। और जब वो आएगी तो क्या करेगी? यहाँ पे बारिश करेगी। और जब यहाँ पे वर्षा करेगी तो क्या होगा? यहाँ से कुछ मात्रा में जल बहेगा। कुछ मात्रा में क्या होगा? जल बहेगा। और जब जल बहेगा तो वो भी क्या करेगा? अपर्दन करेगा। क्या करेगा? और खास तौर से अपर्दन कहां करेगा? ये जो पर्वत का जो भाग है नीचे वाला, ये जो नीचे वाला भाग है, इस
वाले भाग में वो अपर्दन करेगा, जिससे क्या होगा, ये जो भाग आपका है वो हो जाएगा उबड़ खाबड़। कैसा हो जाएगा? उबड़ खाबड़ आपका हो जाएगा। और ये उबड़ खाबड़ जब आपका होगा तो इससे भी एक आपकी जो है स्थलाकृति का निर्माण होगा। तो ये उबड़ खाबड़ आपकी स्थलाकृति है, इससे हम नाम देते हैं पेडिमेंट। क्या बोलते हैं? पेडिमेंट। देखो, पेडिमेंट अलग शब्द है, पिडमांट अलग शब्द है। पेडिमेंट शब्द आप उपयोग में कहां ला रहे हो? मरुस्थल में। पिडमांट लाओगे मैदान में। ठीक है, तो ये पेडिमेंट क्या है? ये पेडिमेंट आपका पर्वत पदीय भाग है, जिसका निर्माण अपर्दन से हुआ है। किससे हुआ है? जिसका निर्माण किससे हो रहा है साथियों? जिसका निर्माण आपका हो रहा है अपर्दन से हो रहा है। तो देखो, धरातल के ऊपर ही अपर्दन हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये भाग ऊंचा था और ये भाग कैसा है? नीचा है। अब क्या होगा, हम ये जानते हैं कि जब यहां से पानी बहेगा तो पानी आगे बहेगा, आगे जा रहा है, इट मींस क्या हो रहा है, ये वाला जो भाग है वो कैसा है? ढाल वाला है। कैसा भाग है? स्लोप वाला, ढाल वाला है। तो यहाँ पे वो ढाल वाला भाग है, और हम जानते हैं कि पर्वत के आगे कहीं ना कहीं जब नदी बहती है तो कोई गड्ढा होगा जहां पे पानी भरेगा। तो इससे आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका एक गर्त होगा, जिस गर्त के अंदर के आपका जो पानी बहता हुआ आएगा वो जाएगा। अब बात को समझना है यहाँ पे कि जो ये आप देख रहे हो यहाँ पे आपका ढाल युक्त मैदानी भाग, कौन सा? ढाल युक्त मैदानी भाग, इससे हम कहते हैं बजादा। क्या बोलते हैं? बजादा या बजाड़ा के नाम से इसको हम जानते हैं। बजादा या बजाड़ा के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये मैदानी भाग है। कैसा है? ढाल युक्त है। ये ढाल युक्त क्या है? मैदानी भाग है कि जो पानी यहां गिरा वो पानी यहां अपर्दन करते हुए आगे बढ़ा, और इस मैदान से वो पानी कहां जाएगा? इस गर्त में जाएगा, इस गड्ढे में वो पानी जाएगा। अब ये जो गड्ढा है, जब यहां पानी भर जाएगा तो ये क्या बन जाएगी? यह बन जाएगी झील। क्या बन जाएगी? झील बन जाएगी। और अगर ये झील जो है आपकी गिरी हुई है चारों तरफ मरुस्थल से, किससे गिरी हुई है? मरुस्थल से, तो यह जो झील आपकी बनेगी साथियों, ये झील बन जाएगी आपकी बोल्सन। क्या बन जाएगी? बोल्सन झील का आपका ये उदाहरण बन जाएगा। तो बोल्सन क्या है? बोल्सन मरुस्थल में पर्वतों से गिरी झील है। ठीक है, यूपीएससी में 90s के अगर आप पेपर देखोगे तो वहां प्रश्न मिलेगा आपको कि बोल्सन का उदाहरण क्या है भारत में। तो वहां पे आप देखोगे कि जो आपका आंसर आएगा वो आएगा सांबर। क्या आएगा? तो जो सांबर जो झील आपकी है वो आपके राजस्थान में या भारत में बोल्सन का उदाहरण है। और बोल्सन क्या है? एक झील है। कहां पे? मरुस्थल में। क्या विशेषता है? इसके चारों तरफ क्या होंगे? पर्वत होंगे। क्या होगा इससे कि जो पानी आपका बहता हुआ आएगा इन पर्वतों से वो कहां जाएगा? इस झील के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पे देखो आकृतियां बनी कितनी साथियों? चार। कितनी बनी आकृतियां? चार आकृतियां बनी है। पहली कौन सी बनी है हमारे पास? इंसियल वर्ग। क्या होती है ये? गोलाकार अंडाकार पहाड़ियां। कैसी पहाड़ियां? गोलाकार और अंडाकार। दूसरी क्या बनी? ये पर्वत पदीय भाग है जिसका निर्माण अपर्दन से हुआ। तीसरा क्या है? बजादा, ढाल युक्त मैदानी भाग। चौथा क्या है? बोल्सन, पर्वतों से गिरी झील। उदाहरण क्या हो जाएगा? सांबर। समझ में आ रही बात? इसको बनाओ दोबारा, फिर चलते बना के। थोड़ा इसको ना गोलाकार या अंडाकार बनाना, ठीक है ना? हाँ, सही बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। कंप्लीट है?
चले से आगे साथियों, सभी का हो गया ना? थोड़ा जल्दी करें इसको। तो पहला हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे साथियों? इंसेलबर्ग। क्या बात करेंगे हम? इंसेलबर्ग। लिखिए नंबर 1 पर इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग क्या मैं लिखूंगा ना, भी लिखूंगा, सांभर है ना उदाहरण। देखो इंसेलबर्ग लिखो साथियों। मरुस्थल में स्थित लास्ट वाला क्या? लास्ट वाला बोल्सन है, ये पर्वत है। तो कोई अगर पर्वत आपका है आसपास इस झील के, तो अंदर तो दिखेगा। हाँ एक सेकंड लिखाऊं आगे। चलो अब लिखो। देखो मरुस्थल में स्थित पर्वतों पर जब निरंतर अपर्दन होता है, जब निरंतर अपर्दन होता है, जब निरंतर अपर्दन होता है तो इनके ऊपर की, तो ऊपर की कोमल व मुलायम परत हट जाती है। कोमल व मुलायम परत हट जाती है, हट जाती है। कोमल व मुलायम परत हट जाती है तथा अंदर की कठोर परत, तथा अंदर की कठोर परत बाहर निकल आती है, तथा अंदर की कठोर परत बाहर निकल आती है। कठोर परत बाहर निकल आती है, बाहर निकल आती है। इस कठोर परत पर, इस कठोर परत पर, कठोर परत पर निरंतर अपर्दन के कारण, इस कठोर परत पर निरंतर अपर्दन के कारण, निरंतर अपर्दन के कारण यह घिसकर, यह घिसकर, यह घिसकर चिकनी सपाट, यह घिसकर चिकनी सपाट, चिकनी सपाट गोलाकार ओब्लिक अंडाकार, गोलाकार ओब्लिक अंडाकार, गोलाकार ओब्लिक अंडाकार हो जाती है, हो जाती है। इन गोलाकार, इन गोलाकार या, इन गोलाकार या अंडाकार, इन गोलाकार या अंडाकार पहाड़ियों को, पहाड़ियों को इंसेलबर्ग कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। नेक्स्ट, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग जर्मन शब्द है, इंसेलबर्ग जर्मन शब्द है जिसका अर्थ द्वीपाभगिरी है, द्वीपाभगिरी है, यानी द्वीप समान दिखने वाला पर्वत, द्वीपाभगिरी है। इंसेलबर्ग जर्मन शब्द है जिसका अर्थ द्वीपाभगिरी है, द्वीपाभगिरी है। इसका उदाहरण 56 की पहाड़ियां है। इसका उदाहरण क्या है? 56 की पहाड़ियां, जो हम पढ़कर आए थे बालोतर क्षेत्र के अंदर आपकी गोलाकार 56 पहाड़ियों का समूह है। ठीक है, इसका उदाहरण 56 की पहाड़ियां है। कंप्लीट है यहां तक सभी का। अगला देखिए साथियों, पेडीमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? पेडीमेंट। पेडीमेंट सिंपल सी लाइन लिखनी इसमें, खाली थोड़ा सा स्पीड रखना साथियों ना। पेडीमेंट लिखें, चले आगे। अरे हाँ हाँ, देखो मैं कहूंगा आप कहां कर लोगे, करोगे क्या? नहीं करोगे ना, तो मुझे पता है, पर मेरा काम क्या है, थोड़ा सा कह देना कि हाँ ठीक है, आप थोड़ा स्पीड रखेंगे तो थोड़ा सा जल्दी लिख देंगे। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा स्पेशल लिखवाता हूँ। देखिए पेडीमेंट लिखे दोस्तों, यह पर्वत पदीय स्थलाकृति है, यह पर्वत पदीय स्थलाकृति है, यह पर्वत पदीय। अरे एक सेकंड मेरे दोस्त,
यह पर्वत पदीय, पद मतलब पैर, यह पर्वत पदीय स्थलाकृति है। जो ये पर्वत होता है इसका जो पैर है वहां बन रही है, इसे क्या बोला इसको अपन ने, पर्वत पदीय स्थलाकृति है, जिसका निर्माण अपर्दन से हुआ है, जिसका निर्माण अपर्दन से हुआ है। यह पर्वत पदीय स्थलाकृति है जिसका निर्माण अपर्दन से हुआ है, अपर्दन से हुआ है। आप किसी अगर पर्वतीय क्षेत्र में गए हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे क्या होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, है ना, जो पानी के साथ नीचे बहकर आते हैं। बस ये वही स्थलाकृति है जो आपको हर पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिल जाती है, खास तौर से ऐसे इलाकों में जहां नदी बह रही है, पानी बह रहा है। ठीक है, चलिए अगला लिखो दोस्तों, बजादा ओब्लिक बजाड़ा, बजादा ओब्लिक बजाड़ा, बजाड़ा, ठीक है, लिख दिया, बजादा ओब्लिक बजाड़ा लिख दिया। यह ढाल युक्त मैदानी भाग है, यह ढाल युक्त मैदानी भाग है, यह ढाल युक्त मैदानी भाग है, तो स्लोप है इसके अंदर ना, यह ढाल युक्त मैदानी भाग है, लिख दिया। अगला लिखो साथियों, बोल्सन, बोल्सन, वो लिखे, बोल्सन में, बोल्सन लिखे दोस्तों, लिखे, यह मरुस्थल में पर्वतों से गिरी झील है, यह मरुस्थल में पर्वतों से गिरी झील है, यह मरुस्थल में पर्वतों से गिरी झील है। क्या हो जाएगा इसका उदाहरण, सांबर, लिखे उदाहरण सांबर, सांबर झील, ये मरुस्थल में पर्वतों से गिरी झील है। क्या हो जाएगा इसका उदाहरण आपका, सांबर, सांबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। 4 स्थलाकृति हमारी हो चुकी है, जिसमें हमने चौथी पढ़ी थी एक झील, है ना। अगला लिखो नेक्स्ट, एक और आपका स्थलाकृति आ रही है, प्लाया ओब्लिक प्लेया, प्लाया ओब्लिक प्लेया, प्लाया ओब्लिक प्लेया। अगला पॉइंट है दोस्त, 4 के बाद 5वां लिखवाया ना मैंने, 4 लिखवा दिए, और मैं कह रहा हूं बोल्सन के आगे आपका ये अब 5वां पॉइंट है, इसमें कोई डायग्राम आपका नहीं है। लिखिए प्लाया ओब्लिक प्लेया, और लिखिए दोस्तों, यह दिखाऊं, यह अस्थाई, यह अस्थाई खारे पानी की झील है, यह अस्थाई खारे पानी की झील है, यह अस्थाई खारे पानी की झील है, अस्थाई खारे पानी की झील है। एक बार लिख लो, मैं समझाऊंगा क्या क्या इसमें स्थायी और क्या अस्थायी है ना। यह अस्थाई खारे पानी की झील है, ठीक है। एक और लिखवा रहा हूं, उसके बाद समझाऊंगा क्या है ये, ठीक है दोस्तों। तो प्लाया प्लेया क्या है, आपकी अस्थाई खारे पानी की झील है। नंबर आप चलेंगे 6 पर, 6 पर चलें, और नेक्स्ट यहां आ रहा है टाट व रन। क्या आ रहा है, टाट व रन, रन, रण मत कर देना, रण मतलब युद्ध हो जाएगा ना, रन, टाट व रन। और जो टाट और रन है वो क्या है साथियों, ये आपका है स्थायी खारे पानी की झील। क्या है यह, स्थायी खारे पानी की झील, स्थायी खारे पानी की झील। अब यहां पे हम पढ़कर आए, तो प्लाया प्लेया जो अस्थायी है और एक आपकी जो है स्थायी है, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपका है समझो। ये तो आपने कह दिया परमानेंट साहब, क्या है यह। अब यहां जो आपने कहा कि यह अस्थायी है, अस्थायी कैसे समझो, जैसे आप जानते हैं कि मरुस्थल के अंदर वर्षा कम होती है। अब क्या हुआ कि ये कोई बालू का स्तूप था, ठीक है, और ये भी कोई बालू का स्तूप था, दोनों पास पास थे, और इनके बीच का कोई इलाका जो आपको दिख रहा है ऐसा कुछ था। अब बरसात हुई, और बरसात जब हुई तो यहां पे पानी भर गया। क्या हो गया, यहां पे पानी भर गया, ठीक है। और हम जानते हैं बरसात कम होती है और कम दिनों के लिए होती है। अब क्या हुआ कि अगले दिन अचानक से क्या हुआ कि ये जो टीला आपका है, ये टीला अपने स्थान से हट गया। जब ये हट गया तो क्या होगा, ये जो पानी था वो बह जाएगा। क्या हो जाएगा, बह जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक झील कैसी होगी आपकी, अस्थायी, अस्थायी। अब यहां हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं स्थायी। यहां क्या होगा कि यहां पे आपका एक फिक्स गर्त है, एक फिक्स गड्ढा है, जिसमें हर बार आपका जो है वर्षा का पानी बहता हुआ आएगा और यहां पे भर जाएगा। ये फिक्स इलाका है, ठीक है। अब एक बात यहां पे और आपके दिमाग में आनी चाहिए,
कि सब बरसात का पानी यहां भी आ रहा है और बरसात का पानी यहां भी आ रहा है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि झील खारे पानी की है? बरसात का पानी मीठा होता है ना? हाँ या ना? फिर बरसात का पानी कैसा होता है? मीठा होता है। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि जो झीलें बन रही है वो खारे पानी की बनेगी? चट्टाने लवणीय है। और कोई तो सोचेगा कुछ इसके बारे में? चलो बात को समझे। आपने एक बात कही अभी कि साहब यहाँ पे पानी जो आ रहा है वो बरसात का आ रहा है और बरसात का जो पानी है वो मीठा होता है, लेकिन झील खाड़ी क्यों? इसका रीजन ये है कि जो आपका यहाँ पे सतह है, ये सतह आपकी है, जब यहाँ पे बरसात का पानी गिरेगा तो क्या होगा? कुछ पानी आपका ऐसा भी तो होगा जो जाएगा सतह के अंदर। कहां जाएगा? सतह के अंदर जाएगा। बिल्कुल बात करते हैं अभी। सतह के अंदर गया। मैंने अभी आपको एक बात कही थी, सब बरसात यहाँ पे कम होती है और कम दिनों के लिए होती है। तो जो पानी यहाँ पे आपका इस इलाके में भर गया होगा, है ना, वो क्या होगा कि जैसे ही आपका यहाँ पे सूर्य का तापमान आपका गिरेगा, गर्मी पड़ेगी, तो क्या होगा? ये पानी क्या हो जाएगा? वाष्प बन के चला जाएगा वायुमंडल के अंदर। हाँ या ना? अब क्या हुआ कि जैसे यह पानी यहां से गायब हुआ, लेकिन सतह के अंदर नमी है, क्योंकि सतह के अंदर पानी है, तो वापस क्या होगा? जब उसके ऊपर और आपका जो है तापमान गिरेगा, तो जो अंदर का पानी है वो भी क्या होगा? बाहर की ओर बढ़ेगा। लेकिन ये जब अंदर गया था तो इसने क्या किया? इसने अपने साथ में कुछ तत्वों को गोल लिया। क्या कर लिया? कुछ तत्वों को गोल लिया अपने साथ। अब क्या हुआ? जब ये ऊपर जाएगा, जब ये क्या होगा? वापस से ये जब जाएगा सतह की तरफ, तो ये घुले हुए को लेके जाएगा साथ में। लेकिन जैसे ही पहुंचेगा सतह पर, तो ये जो जल आपका वो क्या बन जाएगा? वाष्प। और वाष्प क्या होती है? हल्की। कहां पहुंच जाएगी? वायुमंडल के अंदर। लेकिन जो गुले हुए तत्व थे वो क्या हो जाएंगे? ठोस अवस्था में आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ठोस अवस्था में आ जाएंगे। और भारी होने के कारण क्या होंगे? वो नीचे आपके यहीं पर जमा हो जाएंगे। हाँ या ना? अब क्या होगा? जब भी यहां पर कोई नदी बहते हुए आए या बरसात का पानी आएगा, तो ये क्या हो जाएंगे? ये लवण उस पानी में घुल जाएंगे और मीठे पानी में क्या कर देंगे? खारा कर देंगे। और आपके राजस्थान में एक नदी है जिसको आप कहते हो आधी मीठी आधी खारी, वो है लूनी। तो हम कहते हैं बालोतरा तक पानी मीठा है, उसके बाद खारा क्यों हो रहा है? उसकी उस जो सतह आपकी है वहां पे क्या है साथियों? लवण है। जैसे पानी वहां गया वो लवण घुल जाते हैं और पानी क्या होता है? खारा। अब एक बात समझो, ये जो आप लवण देख रहे हो साथियों, इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लो ये सतह है और सतह पे आपका जो है बिल्कुल सफेद सफेद रंग के लवण आपके जमा हो जाते हैं। ठीक है, ये जो लवण युक्त भूमि है इसे हम कहते हैं रन। क्या कहते हैं? रन। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका है कच्छ का रण। क्या है आपका? और इस कच्छ के रण का कुछ इलाका आपके जो इलाके हैं बाड़मेर और आपके जो भी वर्तमान का जो आपका क्षेत्र है सांचौर वाला, वहां पे है। और उसे हम कहते हैं लिटिल रन। क्या बोलते हैं इसको? लिटिल रन कहते हैं। ये ध्यान आपको रखना है कि वो सब राजस्थान के अंदर आपका आ रहा है। कौन सा इलाका? रन का इलाका जो कच्छ का रन आता है उसका एक पोर्शन हमारे राजस्थान के अंदर भी आ रहा है। बात समझ आ रही साथियों? ठीक है, तो इस वजह से आपका जो पानी यहाँ पे जो आपका आ रहा है साथियों, मीठा पानी, वो भी क्या हो रहा है? खारा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सतह के ऊपर लवण है। अब चलते पर आगे, यहाँ से रन की हम बात कर रहे थे। तो जो टाट व रन आपका है, जब पानी भरेगा तो झील बन जाएगी, और जब आपका यहाँ से पानी हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे रण क्षेत्र बन जाएगा। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि सर्वाधिक रन कहां मिलते हैं राजस्थान में? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक रन कहां मिलते हैं? तो ध्यान रखना कि सर्वाधिक रन जो हमारे राजस्थान में मिलेंगे वो मिलेंगे जैसलमेर में। कहां मिलेंगे? मैंने आपको फिर बताया था साथियों कि जो आपका टाट व रन है वो क्या है? वो जिल है। क्या है वो जिल है। तो इसका मतलब जो रन आपका बन रहा है वो कहां बन रहा है? किसी न किसी जिल के क्षेत्र में बन रहा है। हम क्या करेंगे? इसके हम लिखेंगे उदाहरण। क्या लिखेंगे? कुछ स्थान हमारे हैं जिससे हमने कहा कि सर्वाधिक जो आपके रन है वो कहां मिल रहे हैं? जैसलमेर में। तो यहाँ कुछ जिले हैं जो आपकी सूखने के बाद में रन का कार्य करती है, जैसे कनौड़। कानौड़ भी कहते हैं वहां पे। कनौड़ के बाद में आपका एक नाम है बरमसर। क्या नाम है? बरमसर। लवा, भाकरी और ओकरण। क्या है आपकी साथियों? ये सब आपकी जिले हैं जो आपके रण के अंदर बदल जाती है। फिर हम बात करते हैं आपका एक क्षेत्र चूरू, जहां पर आप देखेंगे तो आपके पास में यहाँ पे रण क्षेत्र कौन से हैं? तो आप जानते हैं एक नाम ताल छापर। क्या जानते हैं? ताल छापर। और एक आपका है परिहारा रन। क्या नाम है? परिहारा रन। ठीक है, एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहां पे कि एक आपका है फलोदी बन गया आपका नया। ठीक है, तो फलोदी नहीं तो जोधपुर ही जाएगा आपका।
और यहां पे आपका एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है आपका, बाप। किसका उदाहरण आपका है, ये टाटवरम का उदाहरण है। एक और हम बात करते हैं, एक क्षेत्र आपका बाड़मेर, और बाड़मेर में ध्यान रखना कि आपका एक तो है कौन सा, थोब, और एक आपका रेडाना। ये दो आपके नाम कहां पे आपको याद रखने, ये रखने आपको याद बाड़मेर में। तो इसी के आगे आप लिखो साथियों, अगला पॉइंट लिखो, सर्वाधिक रन जैसलमेर में। इसी में लिखना आपको टाटवरम में कि सर्वाधिक रन जैसलमेर में, सर्वाधिक रन जैसलमेर में, सर्वाधिक रन कहां है दोस्तों, जैसलमेर में। फिर लिखो नेक्स्ट, रन के उदाहरण, रन के उदाहरण। तो इसके आपके उदाहरण कौन कौन से हैं वो यहां से नोट करेंगे आप। रन के उदाहरण, रन के उदाहरण। इसमें जो आप यहां देख रहे हैं, जो आपका है ना तोप, ये वर्तमान के अंदर आपका उसमें बालोतरा में चला गया हालांकि, पर आपके जब पूछेगा तो वो आपका बालोतरा की जगह आपको क्या देगा, बाड़मेर देगा। कन्नौर को कानौर के नाम से जानते, ध्यान रखना पे, है ना, क्या, हाँ कन्नौर, कानौर है ना वो। हाँ तो किताबों में जो लगता है कन्नौर दे रखा होता है, लेकिन वो कानौर ही है स्थान। हाँ 2 मिनट साथ। हाँ हाँ भाई, कंप्लीट है पीछे लास्ट में। चलिए इसको उतारें, बाड़मेर में थोक और रेडाना कर देना, थोक के पीछे लिख देना बालोतरा की, बालोतरा है तो बालोतरा कर दीजिएगा, तो बाड़मेर देगा आपको भी, थोक और रेडाना। ये सब क्या है, खारे पानी की झीलें। इस क्या है साथियों, जो आपका बाद में सूखने के बाद क्या बन जाती है, रन बन जाती है, क्या बन जाती है, रन बन जाती है। कंप्लीट है यहाँ तक सभी साथियों। चलिए तो ये अपनी बात होगी साथियों। नंबर आपका क्या आया था, 5, कितना आया था, 6 आ गया था ना, ठीक। अब चले आप नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे नंबर 7 पे, और नंबर 7 आप लिखेंगे बालू का स्तूप। क्या लिखेंगे, बालू का स्तूप। बालू का स्तूप जो है उससे आप जानते हैं, सैंडून के नाम से जानते हैं, रेत का टीला क्या बोलते हैं, रेत का टीला इसे कहते हैं, इसे टिब्बा भी कहते हैं, और देसी भाषा में इसे धोरे कहते हैं। क्या बोलते हैं, धोरे के नाम से भी जानते हैं। धरती धोरारी किसकी है रचना, कन्हैयालाल सेठिया की, ठीक। तो बालू का स्तूप कह दो, रेत का टीला कह दो, टीबा कह दो, धोरे कह दो, एक ही बात है। और इसकी जो परिभाषा वो क्या हो जाएगी भाई, रेत का टीला जो आप किससे बना हुआ है, रेत से बना हुआ है। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इसके प्रकारों को, कि जो प्रश्न आपको बनेगा किससे बनेगा, इसके जो प्रकार आपके हैं उनसे आपसे प्रश्न पूछता है। तो डाले आप हेडिंग में लिख दें और फिर लिखें बालू का स्तूप के प्रकार। इसके जो प्रकार हैं वे कौन कौन से हैं जहां से आपका प्रश्न बनता है, ठीक है। बालू का स्तूप, रेत का टीला, ऑब्लिक टीबा, ऑब्लिक दोरे। चलते हैं पर इसमें पहला हम बात करेंगे प्रकारों में। सबसे पहले हम बात करें तो एक आपका है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। कैसा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अब जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ठीक है, इसमें इसको शायद हम बोलते हैं ट्रांसवर्स, क्या बोलते हैं इसको,
ट्रांसवर्स बोलते हैं, कोई है अपना अंग्रेजी वाला? हाँ, ट्रांसवर्स के नाम से तो हम जानते हैं इसको, आपके अनुप्रस्थ को, ठीक है ना। अब यहां हम बात करते हैं जो आपका बालू का स्तूप साथियों कौन सा है, अनुप्रस्थ है। इसकी मूल विशेषता क्या है, सुन लेना। इसकी मूल विशेषता है कि देखो ये बन किससे रहा है, पवन से बन रहा है, ठीक है। और सारे बालू का स्तूप बनेंगे किससे बनेंगे, पवन से बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना मूल विशेषता क्या है कि ये पवन की दिशा के समकोण पर बनता है। कैसे बनता है, पवन की दिशा के समकोण पर जो बालू का स्तूप बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या हो रहा है इसमें ये हो रहा है कि साहब ये कोई इलाका है मरुस्थल का जहां पे पवन आपकी चल रही है और वो पवन क्या कर रही है, अपने साथ में रेत या बालू जो आपकी है उसके कणों को लेकर जा रही है। और सामने मार्ग में कोई अवरोध आपका आ गया, कोई आपका यहाँ पे क्या आ गया, कोई अवरोध आ गया। और उस अवरोध के कारण क्या हुआ कि जो इसके साथ में रेत के कण जो उड़ रहे थे वो कण क्या हो जाएंगे, वो रुक जाएंगे और क्या हो जाएंगे, यहाँ पे यहीं पर आपके वो कण जो है वो जमा हो जाएंगे। कैसे जमा हो रहे हैं, बिल्कुल हवा की दिशा के समकोण के ऊपर जमा हो रहे हैं। तो जब इस प्रकार का बालू का स्तूप बनेगा उससे हम कहेंगे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हम बोलेंगे। ये आपका जोधपुर साइड में, शेखावटी साइड में और जो आपका बीकानेर संभाग है वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। देखो इसमें साथियों, लिखिए इसमें प्रकारों में पहला है ना, ये फर्स्ट आ रहा है प्रकारों में। आप चाहें तो ये रोमन संख्या में कर लेना इसको ताकि आपको दिक्कत ना आए। लिखो पहला इसमें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, और इसमें कीजिएगा यह पवन की दिशा के समकोण पर बनता है। यह पवन की दिशा के समकोण पर बनता है, पवन की दिशा के समकोण पर बनता है। 90 डिग्री होता ना आपका एंगल, उससे हम कहते हैं समकोण। आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। चलिए, यह पवन की दिशा के समकोण पर बनता है। नेक्स्ट हो गया साथियों, यह जोधपुर व शेखावटी, यह जोधपुर व शेखावटी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यह जोधपुर व शेखावटी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। सीधा प्रश्न पूछेगा कि समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप है तो कौन सा है, अनुप्रस्थ है। आगे बढ़ो यहां से साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुप्रस्थ के बाद में, ये उतारने के बाद आप इसको उतार दो, थोड़ा ध्यान रहे, इसको बना लेना साथियों। क्या हो गया, इसको बनाना, इसको वाले वो बना लिया, हाँ बना लो, जो नहीं बनाया बना लो। चित्र केवल आपके जो है सहायता के लिए होते हैं कि हाँ ध्यान में रहे कि बिल्कुल समकोण बन रहा है। चले अपन इससे आगे, चलिए अब जो हम बात करेंगे अनुप्रस्थ के बाद में नंबर 2 आ रहा है हमारा अनुदैर्घ्य। लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं इसको, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप, बालू का स्तूप। आपने अनुप्रस्थ देखा था वो समकोण पे बन रहा था, और जो अनुदैर्घ्य आपका है ये पवन की दिशा के समानांतर बनेगा। कैसे बनेगा समझे आप यहाँ पे, कि जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र आपका है, इस क्षेत्र में पवन चल रही है और पवन के साथ में रेत के जो कण है, बालू के जो कण है वो आपके उड़ रहे हैं साथ में। मार्ग में अब जो अवरोध है वो सामने नहीं है, इस बार कहां आ रहा है, एक तरफ आ रहा है, साइड की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा कि जो आपके रेत के कण इसके साथ चल रहे थे वो रगड़ खा के क्या हो जाएंगे, यहीं पर जमा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों, यहीं पर आपके जमा हो जाएंगे और बिल्कुल इसके ठीक समानांतर आपके क्या हो जाएगा, एक बालू का स्तूप बन जाएगा। उसे क्या कहोगे, अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य की विशेषता एक और है, ध्यान रखना कि अनुदैर्घ्य को आप कह रहे हो कि ये पवन की दिशा के समानांतर बनता है। तो जब पवन आती जाएगी क्या होगा, यहाँ पे आपका जो है बड़ी मात्रा में बालू का जमाव होता रहेगा। और जब बड़ी मात्रा में बालू का आपका जो है जमा होता रहेगा तो एक के बाद क्या हो जाएगा, परतें बनती रहेगी। ऐसा होने के कारण क्या होगा कि ये जो बालू का स्तूप है ये काफी ऊंचा बालू का स्तूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ये काफी ऊंचा बालू का स्तूप हो जाएगा। ध्यान रखना, आपसे सीधा प्रश्न पूछ लेगा
कि सर्वाधिक ऊंचे बालुका स्तूप कौन से होते हैं, तो क्या बताओगे? अनुदैर्य। अनुदैर्य जो बालुका स्तूप होते हैं ये 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। कितना ऊंचा? 60 मीटर, मतलब एक छोटी पहाड़ी जितना। अब ये कहां देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको सम जैसलमेर में। आपने एक नाम सुना होगा डेजर्ट सफारी, कुछ लोग अगर वहां रहते हैं, गए हैं तो तुमने देखा होगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे देखना उस चीज को, कि वहां पे हमने नोटिस करते हैं कि जो पहाड़ियां होती हैं उनको क्या करते हैं लोग, मतलब ये जो पहाड़ी आती है खड़ी पहाड़ी है रेत की, वहां पर देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं। पर हाँ या ना, वो जो पहाड़ियां है, वो पहाड़ियां क्या है? वो बालू का स्तूप है। कौन से बालू का स्तूप है? वो तुम्हारे अनुदैर्य बालू का स्तूप है, जो कहां देखने को मिल रहे हैं? सम जैसलमेर के इलाके में आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप साथियों कौन से हैं? अनुदैर्य है। जो कैसे बन रहे हैं? पवन की दिशा के समानांतर बन रहे हैं। लिखो इसमें साथियों, अनुदैर्य बालू का स्तूप, अनुदैर्य बालू का स्तूप लिखें, और लिखेंगे पवन की दिशा के समानांतर, पैरेलल बोलते हैं ना इसको। ये पवन की दिशा के समानांतर, समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप है। ये पवन की दिशा के समानांतर बनने वाले बालू का स्तूप है, बालू का स्तूप है, स्तूप है। ये सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप है, ये सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप है, सर्वाधिक ऊंचे बालू का स्तूप है, ऊंचे बालू का स्तूप है। इनकी ऊंचाई, इनकी ऊंचाई 60 मीटर तक हो सकती है। इनकी ऊंचाई 60 मीटर तक, 60 मीटर तक हो सकती है, 60 मीटर तक हो सकती है, हो सकती है। ये बालू का स्तूप, ये बालू का स्तूप, बालू का स्तूप पश्चिमी जैसलमेर, पश्चिमी जैसलमेर ब्रैकेट में कर देना सम, पश्चिमी जैसलमेर ब्रैकेट में कीजिएगा सम, सम ब्रैकेट बंद। वो बाड़मेर में देखने को मिलते हैं, वह बाड़मेर में देखने को मिलते हैं, वो बाड़मेर में देखने को मिलते हैं, बाड़मेर में देखने को मिलते हैं। क्लियर? इसको बनाइएगा साथियों दोनों को। और देखो एक और यहां आपको अच्छी बात बताता हूं कि दो ऊंचे अगर बालू का स्तूप है, इनके बीच में जो गैप आप देख रहे हो, इससे हम कहते हैं घासी। हालांकि इतना अपना नहीं है स्तर पर, फिर बता दूं, घासी कहते हैं। जो मरुस्थल के जो लोग निवास करते हैं, उनके जो काफिले होते हैं, समूह होता है, वो इन्हीं घासी क्षेत्रों के बीच में निकलता है। इससे क्या होता है? इनका बचाव होता है, सब जो आपके रेतीले तूफान आते हैं, आंधी आती है, उनसे। इधर भी दीवार, इधर भी दीवार, तो कोई दिक्कत इनको आनी नहीं है। ठीक है ना? इसको उतार लें। इसके बाद आगे साथ पढ़ेंगे, कल की क्लास अपनी जो होगी उसमें। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, धन्यवाद आपका। आप ये दिमाग लगाना कि इसकी दिशा कौन सी है, जो आपकी पवन है। मेरे साथियों, पवन की दिशा क्या है भाई? ये मान लो मैं इस ट्रैक पे खड़ा हूं, ठीक है, और पवन जा रही यूं, समझ में आ रही बात? तो यूं आ रही ना, और वैसे भी इसकी हाइट इतनी होती तो कोई दिक्कत तो आनी नहीं है। ऐसा होता तो लोग जाते क्यों? वो समझदार है ना यार, है? चलिए इसको उतार लीजिए। उतार भी लिया? कहते सर धीरे हैं, और अभी जैसे मैंने बोला कल, तो आपने एकदम फटाफट उतार लिया, डन हो गया। मुझे लगता है मैं बात है, चलो कोई नहीं, कल मिलेंगे।